ठीक है। अब देखो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आरबीआई है, हम लोग किसको डिस्कस कर रहे थे बच्चों? आरबीआई को। आरबीआई के फंक्शंस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब ये आरबीआई के फंक्शन में एक और फंक्शन है, दैट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सार्थक, लास्ट वाला टॉपिक याद है ना बेटा? तमन्ना इज नॉट प्रेजेंट ना? सार्थक, सार्थक, एम आई ऑडिबल? यस मैम। सार्थक, लास्ट वाला टॉपिक याद है ना? हम आरबीआई के फंक्शंस कर रहे थे सेंट्रल बैंक के। यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन मतलब किसी चीज की कस्टडी रखना, है ना? अब यहाँ पे आरबीआई का क्या काम है बच्चों? जितना भी फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है उसकी कस्टडी, मतलब वो सबकी जो स्टोरेज है, वो सब कुछ जो स्टॉक में है, वो किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो आरबीआई जो है क्या करता है इस फंक्शन के अंदर? हमारी कंट्री का जितना गोल्ड रिजर्व है और फॉरेन करेंसीज का रिजर्व है, वो किसके पास है? आरबीआई के पास। सो आरबीआई इज कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज। बच्चों आरबीआई के पास जो ये स्टॉक है वो टू फॉर्म में है। एक तो गोल्ड की फॉर्म में, हर कंट्री को, तुम अभी आगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चैप्टर पढ़ोगे, उसमें हर कंट्री को गोल्ड की फॉर्म में कुछ रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। अब आरबीआई के पास जो कंट्री का गोल्ड है वो एज अ स्टॉक, एज अ कस्टडी में पड़ा है, प्लस यहाँ पे हमें फॉरेन करेंसीज का भी स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। तो जितनी भी फॉरेन करेंसीज होती है उसका स्टॉक भी आरबीआई ही मेंटेन करता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है बच्चों? बोलो। यस मैम। ये कौन नहीं है क्लास में अभी? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में ही आपका, जो आरबीआई है वो स्टेबलाइज करता है एक्सचेंज रेट को विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो इसका मतलब क्या है, हम ना अभी आगे एक चैप्टर करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। वो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है ना, उसमें कुछ मेथड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, जहां पे एक मेथड ये है कि गवर्नमेंट उस रेट को फिक्स करेगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि आपको अपने इंडियन रुपीस कितने देने पड़ेंगे अगर आपको यूएस डॉलर लेने हैं तो वो जो करेंसी एक्सचेंज रेट है उसे कौन स्टेबलाइज, कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट। लेकिन आरबीआई का काम क्या होता है? उस रेट को स्टेबलाइज करना, फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। सो दिस इज अनदर फंक्शन। इसकी कस्टडी भी किसके पास है? आरबीआई के पास है, कि जो गवर्नमेंट ने हमारी एक्सचेंज रेट फिक्स की है वो आरबीआई का काम है कि वो देख के चले कि ये तुम्हारी इकोनॉमी में स्टेबलाइज रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्लियर है बेटा? बोलो कि दोबारा बताऊं? मैम रिपीट करना। हम रिपीट कर लो, रिपीट कर देती हूँ बच्चों। देखो अभी क्या है, एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मैंने ना एक टेस्ट कंडक्ट किया, जिसकी मैंने सारी की सारी टेस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैंने क्लास किसी एक बच्चे को दे दी। हु इज कमिंग इन नाउ? दर्शप्रीत। तो मैंने क्या किया, जब वो किया, मान लो मैंने बलप्रीत को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि बलप्रीत तुमने क्या करना है, टेस्ट कंडक्ट किया जा चुका है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमने देखना है कि कौन कौन बच्चा टेस्ट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, किसने टाइम पे कवर किया, किसने नहीं किया। तो बलप्रीत का जो काम था यहाँ पे वो था एक सुपरविजन का, एक स्टेबलाइज करना कि टेस्ट टाइम पे कंप्लीट हो,
सारे बच्चे टेस्ट दे दे। सेम काम आरबीआई करती है। गवर्नमेंट ने ना एक रेट फिक्स कर दिया कि इस रेट पे इंडियन करेंसी किसी दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज की जा सकती है। गवर्नमेंट ने वो रेट फिक्स कर दिया, मान लो 10%, 5%, जितना भी रेट है। अब वो रेट इकोनॉमी के अंदर स्टेबलाइज रहे, मेंटेन रहे, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? स्टेटमेंट क्लियर है? बोलो बच्चों, स्टेटमेंट क्लियर है कि नहीं? यस मैम। हाँ तुष्टि सांची, मैम क्लियर है। अब देखो ये तुम्हें अभी नहीं समझ आ रहा, क्योंकि जब तुम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर पढ़ोगे ना, तो तुम उसमें देखोगे कि किस तरह से कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है किसी दूसरे की कंट्री की करेंसी के साथ। अब वो जो एक्सचेंज रेट होता है, कि ये तो है नहीं, अब हमने कहा मान लो $1 जो है, एक यूएस डॉलर, लेट अस सपोज वो 50 रुपीज का है, तो $1 के एक्सचेंज में आपको इंडियन करेंसी कितनी देनी पड़ रही है? 50 रुपीज। ये एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया बाय द गवर्नमेंट। अब इस एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना है। गवर्नमेंट ने कहा ये एक्सचेंज रेट मैंने फिक्स कर दी है, लेकिन इसकी स्टेबलाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आरबीआई की। अब आरबीआई इसके लिए कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। आरबीआई क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? वो सेलिंग एंड परचेजिंग करता है करेंसी की, ताकि वो अपनी करेंसी की एक्सटर्नल और इंटरनल वैल्यू को मेंटेन कर सके। बाय सेल एंड परचेज of currencies, RBI maintains the internal and external value of currency। बच्चों ये लाइन रीड करो एक बारी। कर लियो बच्चों लाइन रीड? यस मैम। देखो अब होता क्या है कि हमारे पास आरबीआई को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? कि भाई आपने ना ये जो दो फंक्शंस है ना, मेनली दो के दो फंक्शंस के फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर है, उसमें ज्यादा अच्छे से समझ आते हैं। बट होता क्या है, देखो मैंने कहा था आरबीआई के पास दो रिजर्व है, एक गोल्ड का और एक फॉरेन करेंसी का, कि अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है, किसी भी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो तुम्हें उसी कंट्री के साथ क्या करना पड़ेगा? पेमेंट उसी करेंसी में करनी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि अगर तुम यूएस के साथ अपनी ट्रांजैक्शन कर रहे हो और अपना इंडियन रुपीज में पे कर रहे हो, उसी की करेंसी में पे करोगे ना। तो वो एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। अब आरबीआई क्या करती है, जब उसे लगता है ना कि इस करेंसी के रेट बढ़ गए हैं मार्केट में, तो वो उसे बेच देती है, और जब लगता है कि कम हो गए हैं तो वो उसे परचेज कर लेती है। अब इससे क्या होता है, वो एक बैलेंस मेंटेन करती है कि हमारी इंडियन रुपी की जो वैल्यू है, मींस जो इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू है, वो हमारी कंट्री में मेंटेन रहे। हमारी करेंसी डेप्रिसिएट नहीं होनी चाहिए। दो वर्ड्स आते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तुम्हें पहले $1 के लिए 50 रुपए देने पड़ रहे हैं, अब सेम डॉलर के लिए 60 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो बताओ हमारी करेंसी एप्रिसिएट हुई कि डेप्रिसिएट हुई? एप्रिसिएट। हाँ क्या बोला सांची? एप्रिसिएट। एप्रिसिएट। और हाँ जी बच्चों, एप्रिसिएशन हुआ डेप्रिसिएशन हुआ? मैम डेप्रिसिएशन। ओके गीत तो Yes, ma'am. Depreciation. हाँ
हाँ सार्थक बेटा, एप्रिसिएशन हुआ डेप्रिसिएशन हुआ? मैम depreciation. डेप्रिसिएशन, दिस इज डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। पहले तो तुम्हें $1 के लिए 50 रुपए देने पड़ते थे, अब सेम डॉलर के लिए 60 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो मतलब 10 रुपए और देने पड़ रहे हैं। हमारी कंट्री की करेंसी डेप्रिसिएट हो गई इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ये स्टेबलाइजेशन जो है ये आरबीआई मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन करती है? बाय सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ करेंसी। जो उसको लगता है कि भाई अब आने वाले टाइम में इस करेंसी का रेट बहुत हाई हो रहा है, तो वो बेच देती है ताकि इनकम अच्छी हो। और अगर लगता है कि अभी ये करेंसी की वैल्यू कम चल रही है, उसको परचेज कर लो कि फ्यूचर में जब भी वैल्यू बढ़ेगी हम इसे फिर से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से करेंसी को बेच के और खरीद के आरबीआई क्या करती है, अपनी खुद की कंट्री की करेंसी की इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू को मेंटेन करती है। अब बताओ, तीनों पॉइंट समझ आ गए कि दोबारा बताओ? एक बार अच्छे से देख लो बच्चों, कोई भी डाउट है आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। मैम एक बार तीनों पॉइंट्स डिक्टेट कर दो। अनवर नोट्स लिखने हैं या वैसे डिक्टेट करने के लिए बोल रहे हो? नहीं मतलब नोट्स ही। नोट्स तो मैं लिखवाऊंगी बेटा, नोट टू वही समझ, हाँ जी अदरवाइज नोट्स तो मैं दे दूंगी। एक बार लास्ट पॉइंट समझा। हाँ लास्ट देखो बेटा, यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या है? बाय सेल एंड परचेज ऑफ करेंसी आरबीआई मेंटेन्स द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी। मतलब ये जो है ना, जो इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू जो है वो अपनी कंट्री की मेंटेन करके रखती है कि हमारी डोमेस्टिकली भी करेंसी की वैल्यू गिरनी नहीं चाहिए, और जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो हमारे लिए इजी हो। ऐसा ना हो ना कि हमारी करेंसी बाहर बहुत ज्यादा जा रही है और अंदर कुछ आ नहीं रहा, मतलब आउटफ्लो हो रहा है लेकिन इनफ्लो नहीं है। अगर इनफ्लो नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी को इनकम नहीं होगी, और अगर आउटफ्लो ज्यादा होगा तो इट मींस हम लोग एक्सपेंसेस ज्यादा कर रहे हैं लेकिन कमा कुछ नहीं रहे हैं। तो ये आरबीआई क्या करती है, जैसे सेम शेयर्स का हाल है कि तुम्हें लगता है भाई ये शेयर्स की वैल्यू अभी बहुत ज्यादा हाई चल रही है मार्केट में, तो हम क्या करते हैं, शेयर्स को बेच देते हैं ताकि हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाए। और जब लगता है शेयर्स की वैल्यू कम चल रही है तो हम परचेज कर लेते हैं। सेम आरबीआई करती है। उसके पास जितना करेंसी का स्टॉक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का स्टॉक है, वो स्टॉक को वो क्या करती है, इस टाइम के लिए यूज करती है। जिस कंट्री की करेंसी हाई रेट पे चल रही होती है उसे सेल कर दिया जाता है, और जिसकी लो रेट पे चल रही होती है उसे परचेज कर लिया जाता है, ताकि वो अपनी करेंसी को मेंटेन कर सके फॉरेन एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग। क्लियर है नव्या? यस मैम। यस बच्चों, एनी अदर डाउट कि चले आगे? बोलो। कोई डाउट नहीं है, चले आगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, लास्ट हमारा फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल। अब इस लास्ट फंक्शन में कुछ मेजर्स डिस्कस किए जाएंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हें आगे भी चैप्टर में यूज होंगे। लास्ट फंक्शन इज क्रेडिट कंट्रोलर। क्रेडिट कंट्रोलर, आरबीआई को हम क्रेडिट का कंट्रोलर भी बोलते हैं। इस फंक्शन का मतलब है कि वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई एंड क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ठीक है, कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कितनी है और क्रेडिट कैसा है, उसका जो कंट्रोल है वो कौन करता है, आरबीआई करता है। अब इसे कंट्रोल करने के लिए वो एक टूल को यूज करता है। दैट टूल इज मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई।
मॉनेटरी पॉलिसी याद रखना, आरबीआई का टूल क्या है जिससे वो क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ से हम लोग कंट्रोलर बोलते हैं इकोनॉमी में क्रेडिट और मनी का। दैट टूल इज मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो मेजर्स आते हैं। वी हैव टू मेजर्स। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर and second we have is qualitative measure. ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा पढ़ लो कि आरबीआई यूज करता है मनी सब, आरबीआई को कंट्रोलर बोला गया मनी सप्लाई और क्रेडिट का। ये टूल यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी। इसके दो मेजर्स है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। पढ़ लिया? Now let's discuss quantitative measures. अब देखो क्वांटिटेटिव मेजर क्या है। ये बेसिकली वो मेजर्स हैं जो कि मनी सप्लाई सर्कुलेशन में कितनी है इकोनॉमी में, उसके अमाउंट को मेजर करते हैं, उसकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। समझ आया? व्हाट इज क्वांटिटेटिव मेजर्स बच्चों? ये वो मेजर्स है आरबीआई के जो कि मनी सप्लाई की अमाउंट को डिसाइड करते हैं, जो कि सर्कुलेशन में इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट कर रही है। एक बार डेफिनेशन रीड करो, देखो क्लियर है? पढ़ ली? Yes, ma'am. Clear? Yes, ma'am. Okay. Now, how many type of quantitative measures we have? First is bank rate. Second is repo rate. Third is reverse repo rate. Fourth is OMO, open market operations. And last is varying LRR, legal reserve ratio. 5 हमारे पास ये क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। Read them. First is bank rate, second is repo rate, third is reverse repo rate, and fourth is OMO, that is open market operations, and fifth is varying LRR, that is legal reserve ratio. अब देखो बच्चों, सबसे पहले है बैंक रेट। ये जितने भी क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं ये फर्दर भी अभी गवर्नमेंट बजट में भी आएंगे, और तुम्हारा एक और चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड, उसमें भी आएंगे ये दोबारा, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन गैप। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों अभी तक?
एनी डाउट? मैम मॉनेटरी पॉलिसी हाँ बोलो बेटा। मॉनेटरी पॉलिसी समझा। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का एक टूल है जिसकी वजह से वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई, मॉनेटरी मींस मनी सप्लाई और क्रेडिट फैसिलिटी को कंट्रोल करती है। ये जितने भी तुम लोग मेजर्स कर रहे हो ना, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये मॉनेटरी सप्लाई का ही पार्ट है। समझ आया बेटा? मॉनेटरी सप्लाई पॉलिसी एक आरबीआई का टूल है जिससे वो मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई और क्रेडिट सिस्टम को कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है। क्लियर बेटा? सार्थक तुमने पूछा था बच्चे? यस मैम। मैम जैसे डेफिनेशन है उसकी तो यही होगी। सार्थक बहुत डिस्टरबेंस आ रही है तुम्हारी साइड से, बोलो दोबारा। हम जैसे इसको डिफाइन करेंगे तो वो ऐसे ही बताएंगे कि इट इज अ टूल ऑफ मैं आरबीआई। लिखवा दूंगी बेटा, ये भी लिखवा दूंगी। वैसे मॉनेटरी सप्लाई रेफर्स टू द टूल्स व्हिच हेल्प आरबीआई in regulating and controlling money supply or credit system in the economy, right? लिखवा दूंगी सार्थक नोट्स में। ओके, फर्स्ट है बैंक रेट। बच्चों व्हाट इज बैंक रेट? इट इज वेरी सिंपल। बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है फॉर देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। समझ आए? बोलो। मैम repeat कर। हाँ कर रही हूँ। इट इज द रेट at which central bank provides loan to commercial bank for their long term needs। ठीक है, रीड करो ऐसे। देखो ये सेंट्रल बैंक है हमारा। सेंट्रल बैंक क्या करता है, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है, किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस है और वो पैसा एज अ लोन चाहिए, तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को वो लोन प्रोवाइड करता है। और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज बैंक रेट। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस लोन इज फॉर देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। यहाँ पे सिक्योरिटीज नहीं देते हैं, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए लोन होता है। या फिर तुम इसको रिवर्स भी कर सकते हो कि इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक गेट्स लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक फॉर देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। देखो बेटा, समझ आया सबको? रीड करो, क्लियर है? Yes ma'am। Yes, ma'am. Anyone having doubt? No one? बैंक रेट जो है वो ओल्डर कॉन्सेप्ट था। ठीक है, बैंक रेट को हम लोग ओल्डर कॉन्सेप्ट मानते हैं, जहां पे कमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं फॉर देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। दिस वाज बैंक रेट।
Next we have is repo rate. Second we have is repo rate. रेपो रेट जो है इट इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट. अब बच्चों मॉडर्न ये जो रेपो रेट है ये भी सेम है. इसके अंदर भी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म नीड्स का होता है और यहाँ पे अप्रूव सिक्योरिटीज देनी पड़ती है कमर्शियल बैंक को, मतलब कोई ना कोई एज अ मॉर्गेज सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है. रीड करो ऐसे. हाँ बच्चों समझ आया. देखो दोनों रेट में उधार ही लिया जा रहा है एज अ लोन, मतलब लोन लिया जा रहा है दोनों रेट्स में, लेकिन बैंक रेट जो है वो ओल्डर कॉन्सेप्ट था और रेपो रेट जो है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है. बैंक रेट लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए. बैंक रेट में सिक्योरिटीज नहीं देनी पड़ती एज अ मॉर्गेज, लेकिन रेपो रेट में अप्रूव सिक्योरिटीज देनी पड़ती है एज अ मॉर्गेज. दोनों में डिफरेंस क्लियर है. कई बच्चे बैंक रेट और रेपो रेट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. ठीक है बच्चों समझ आ गया. Yeah. बैंक रेट को हम लोग डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में डिस्काउंट रेट मेंशन किया होता है. ठीक है, बैंक रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्काउंट रेट. ओके नेक्स्ट देखो, सबको क्लियर है ना दोनों रेट्स. No. Yes, ma'am. ओके थर्ड क्या था बच्चों? Reverse repo rate. फर्स्ट रेपो रेट. ये ना बड़ा इजी सा पॉइंट है बेटा, बस इसको समझने वाली बात है. रिवर्स वर्ड आ रहा है उल्टा, मतलब रिवर्स रेपो रेट का उल्टा हो जाता है. यहाँ पे उल्टा कैसे होता है देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हम एक ऑर्डिनरी टर्म्स में बात करें तो सेंट्रल बैंक सारे कमर्शियल बैंक का फादर है. अब एज अ फादर वो अपने सन को एडवाइस करते हैं कि तुम लोगों के पास जितना भी एक्सेस रिजर्व है, आइडल एक्सेस रिजर्व मतलब जहां तो कहीं पे तुम्हारा यूज नहीं हो रहा वो पैसा, उस रिजर्व को तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें उसके बदले में कुछ सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर रहा हूँ और उस सिक्योरिटीज पे जो भी रिटर्न आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, वो तुम्हारी इनकम होगी. समझ आया बच्चों क्या था? एम आई क्लियर? मैम Yes, रिपीट करना. देखो रिपीट करती हूँ बच्चे. हाँ रिपीट ही कर रही हूँ, सुनो. देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. ये फादर है और ये सन्स है. फादर ने बोला बच्चों के पास, मान लो ये सन 1 है, 2 है, 3 है, इसके पास 2 लाख पड़ा है. ये क्या है सारा? आइडल रिजर्व.
और यू कैन से एक्सेस रिजर्व। इसके पास 2 लाख है, इसके पास 5 लाख है, इसके पास 10 लाख। फादर ने क्या बोला, तुम लोगों के पास ये पैसा बचा हुआ है, ये रिजर्व है, आइडल है, ठीक है, जिसे तुम कहीं यूज नहीं कर रहे। एक काम करो, ये सारा पैसा तुम ना मुझे दे दो। ये सारा पैसा आरबीआई के पास आ गया, 10, 5, 17 लाख चला गया आरबीआई के पास, फादर के पास चला गया। अब इस फादर ने क्या किया, इन तीनों को अपनी सिक्योरिटीज दे दी कि तुम लोग मेरी सिक्योरिटीज खरीद लो और ये पैसा तुम्हारे पास है। यहां पे जब उन्होंने सिक्योरिटीज दी तो इन सिक्योरिटीज के ऊपर आरबीआई जो है वो क्या करता है, रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करता है। मतलब ये फ्री में नहीं होता, आरबीआई कहता है मैं तुम्हारा पैसा फ्री में नहीं रख रहा हूं, तुम जितने भी मेरी सिक्योरिटीज परचेज करोगे उन सब पे तुम्हें रिटर्न्स मिलेंगे, मतलब इंटरेस्ट मिलेगा। उस इंटरेस्ट रेट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्लियर? पहले क्या होता था, लोन देता था आरबीआई तो खुद लेता था इंटरेस्ट, ठीक है। अब क्या है, ये उल्टा हो गया, रिवर्स मतलब उल्टा। यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक, सॉरी मेरा हाथ गलत हो गया, सॉरी, कमर्शियल बैंक जो है वो क्या करता है, अपना आइडल रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास पार्क कर रहा है, दे रहा है, और इन रिटर्न जो तुम्हारा आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक को सिक्योरिटीज दे रहा है, सिक्योरिटीज भी दे रहा है, प्लस कह रहा है सिक्योरिटीज के ऊपर मैं तुम्हें रिटर्न भी दे रहा हूं। और एक शर्त और होती है कि जब भी जिस कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए वो आरबीआई को सिक्योरिटीज वापस कर दे और अपना पैसा ले सकता है। आप बोलो, समझ आया? यस सबको क्लियर है रिवर्स रेपो रेट की? दोबारा समझाऊं बच्चों? हाँ सार्थक, क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है, तो इससे हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट व्हेनेवर कमर्शियल बैंक पार्क, मतलब वो देते हैं किसको, सेंट्रल बैंक को, पार्क देयर आइडल और एक्सेस रिजर्व टू सेंट्रल बैंक, in return they get securities, they purchase securities from central bank and central bank provides rate of return on that securities. That rate is called as reverse repo rate. Clear? बोलो बच्चों, क्लियर है? चलिए आगे। यस मैम। Next is OMO. ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ, इसका मतलब क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आरबीआई जो है, हमने पहले भी पढ़ा था कि आरबीआई गवर्नमेंट का एजेंट भी है, एडवाइजरी भी है, सुपरवाइजरी भी है, और बैंकर मतलब बैंक भी है गवर्नमेंट का, राइट? तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, आरबीआई को वो अथॉरिटी दी हुई है कि मेरे बिहाफ पे आप मेरी सिक्योरिटीज को सेल और परचेज कर सकते हो, किसी भी मार्केट में आप मेरी सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज कर सकते हो। तो वो जो सेलिंग एंड परचेजिंग होती है सिक्योरिटीज की, दैट इज कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब जैसे मैं मान लो मैंने साची को राइट दे दिया कि साची मेरी सिक्योरिटीज तुम्हारे पास है, तुम्हें जब फीजिबल लगता है ना, कि तुम्हें मार्केट की नॉलेज है, तुम्हें जब फीजिबल लगता है तुम मेरी सिक्योरिटीज बेच सकती हो, और मैंने तुम्हें ये भी राइट दिया हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि ये सिक्योरिटीज की वैल्यू ठीक चल रही है तो तुम उसे परचेज भी कर सकती हो। तो जो सेलिंग और परचेजिंग का प्रोसेस है विच इज डन बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इन एनी ओपन मार्केट, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्लियर? मैम रिपीट करना। रिपीट करते हैं शिका।
एक बार बच्चों डेफिनेशन रीड करो। पढ़ ली? Yes, ma'am. हाँ इशिका रीड किया बेटा? इशिका Yes, ma'am. बोलो, समझ आया रीड करने पे? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने राइट दिया हुआ है सेंट्रल बैंक को कि मेरे बिहाफ पे आप मेरी सिक्योरिटीज को बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो। जब भी आपको फीजिबल लगता है कि नहीं अभी सिक्योरिटीज को बेच देना चाहिए तो वो बेच सकती है, जब उसको लगता है, क्योंकि वो क्या है, उसका एजेंट है, एडवाइजरी है। जैसे आरबीआई ने बोल दिया कि अभी ये जो हमने एबीसी मार्केट कंपनी की सिक्योरिटीज रखी हुई हैं इसका रेट अच्छा चल रहा है तो हम इसे बेच सकते हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दी है कि हाँ इन सिक्योरिटीज को आप बेच सकते हो। और इसी तरह से अगर परचेजिंग का टाइम आता है कि सिक्योरिटीज सस्ती मिल रही है तो हम परचेज कर सकते हैं, तो वहां पे भी आरबीआई को राइट है कि उन सिक्योरिटीज को वो इजिली परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। Yes, क्लियर ma'am. टू बच्चों? एनी डाउट कि आगे चलें? नो डाउट? No, ma'am. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वेरिंग एल आर आर। वेरिंग एल आर आर कौन बताएगा? एल आर आर, व्हाट इज एल आर आर? Who will tell me? यदि Legal reserve ratio. वो तो पता है इशिका, फुल फॉर्म नहीं पूछी बेटा मैंने, डेफिनेशन पूछी है मैंने, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में समझाई भी थी आप लोगों को। मैम जो बोलो। डिपॉजिट कमर्शियल बैंक रखता है अपने पास सीआरआर और एसआरआर के फॉर्म में। गुड। तो बेसिकली एल आर आर क्या है? एल आर आर इज द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक in the form of two accounts, that is CRR and SLR, ठीक है, which they have to maintain in the form of CRR and SLR। तो LRR एक डिपॉजिट है जो कि दो फॉर्म्स में मेंटेन किया जाता है, कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है, CRR एंड SLR। अब CRR भी हम लोग कर चुके हैं, कैश रिजर्व रेशियो। सार्थक बेटा तुम्हें पता है एलआरआर क्या है? शायद डिस्कस किया ना मैंने तुम्हारे साथ क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस में, कि नहीं तुम बाद में आए थे? हाँ सार्थक? यस मैम। हाँ एलआरआर डिस्कस किया हुआ बेटा तुम्हारे साथ कि नहीं किया हुआ? नो मैम, नहीं किया हुआ। अच्छा सुनो बेटा, एलआरआर क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो। ये ना वो एक काइंड ऑफ रिजर्व होता है जो कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है। आरबीआई कहती है कि तुम्हारे पास अगर मान लो किसी कमर्शियल के बैंक के पास 1 लाख रुपए आ गया एज डिपॉजिट, तो इस डिपॉजिट का 10% उसे रिजर्व करना पड़ेगा। मतलब 10,000 उसे रिजर्व करना पड़ेगा किसके पास? आरबीआई के पास। बाकी का 90,000 वो यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ आए? जितना डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास आता है, आरबीआई ने ये रेशियो फिक्स की हुई है, 10% हो सकती है, 12 हो सकती है, 15 हो सकती है, चेंज होती रहती है। तो ये हम 10% एज्यूम कर रहे हैं, तो 10% 1 लाख का यानी 10,000, वो 10,000 आरबीआई के पास रिजर्व रहेगा, बाकी का 90,000 कमर्शियल बैंक यूज कर सकता है। तो ये जो लीगल रिजर्व होती है ना, दो फॉर्म में होती है, एक होता है सीआरआर की फॉर्म में, एक होता है एसएलआर की फॉर्म में।
सीआरआर आता है कैश रिजर्व रेशो, जो मैंने तुम्हें अभी बताया, कैश रिजर्व करके चलना पड़ता है। और एसएलआर क्या होता है बच्चों? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब इन दोनों का मतलब क्या है? यहाँ पे कैश रिजर्व करना पड़ता है, यहाँ पे लिक्विड एसेट्स रिजर्व करने पड़ते हैं। ठीक है, सीआरआर में कैश को रिजर्व करके चलना पड़ता है। सार्थक, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हो, मान लो तुम महीने का 20,000 कमा रहे हो, तो मैंने तुम्हें बोला कि सार्थक तुम्हारी जितनी भी इनकम होगी ना उसका 10% तुमने मेरे पास रख के चलना है। तो मान लो 2,000 हर महीने तुम मुझे दे रहे हो, बाकी का 18,000 तुम जैसे मर्जी यूज कर रहे हो। सेम इंस्ट्रक्शन आरबीआई जो है ना कमर्शियल बैंक को देता है। समझ आ गया बेटा? यस मैम। अब एसएलआर क्या है बच्चों? एसएलआर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। मतलब यहाँ पे हमें कैश नहीं रखना, लेकिन कुछ पैसा मेंटेन करना है लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में। मैं ये कह सकती हूँ कि हमने गोल्ड की फॉर्म में पैसा रिजर्व किया हुआ है, क्योंकि गोल्ड एक लिक्विड एसेट है, हम उसे जब मर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। तो हमने क्या किया हुआ है बच्चों? गोल्ड की फॉर्म में, लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में हमने गोल्ड आ गया, या फिर एक कमर्शियल बैंक का दूसरे कमर्शियल बैंक के पास करंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है, या फिर तुम्हारा अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज। ठीक है, ये चार फॉर्म्स पढ़ो बच्चों। फर्स्ट इज गोल्ड, सेकंड इज करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ वन कमर्शियल बैंक टू अदर कमर्शियल बैंक, अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या फिर अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। पढ़ लिया? अब देखो, गोल्ड तुम सब लोगों को पता है, करंट अकाउंट बैलेंस एक कमर्शियल बैंक का दूसरे कमर्शियल बैंक के पास है, ये भी समझ आता है ना सबको कि करंट अकाउंट बैलेंस। नेक्स्ट वी हैव अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब होता है कि जो लीगल सिक्योरिटीज होती है, जो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड है और लीगल सिक्योरिटीज है। तो कुछ क्राइटेरिया, कोई लिस्ट है जिसके अंडर गवर्नमेंट ने ये सिक्योरिटीज लीगल बताई हुई है। तो कमर्शियल बैंक को उन सिक्योरिटीज, अगर उसने वो सिक्योरिटीज परचेज की हुई है और अपना पैसा उन सिक्योरिटीज में ब्लॉक किया हुआ है, तो वो सिक्योरिटीज जो है वो इसकी कमर्शियल बैंक के लिक्विड एसेट्स माने जाते हैं। मतलब कुछ पैसा कैश में रखना है रिजर्व, कुछ पैसा रिजर्व। हाँ बच्चों, देखो पॉइंट समझ आया? मैम हाँ बेटा बोलो। मैम रिपीट करना। रिपीट कर देते हैं। देखो, वेरिंग एलआरआर में
दो टाइप के रिजर्व्स हैं, एक है कैश रिजर्व रेशियो, एक है एसएलआर दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में तुम्हें पता है कि दिस इज द मिनिमम अमाउंट of deposit every commercial bank has to maintain with RBI. लेकिन जो SLR है, this is the so this is the amount of this is the reserve. ये रिजर्व है जो कि लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखना पड़ता है अपने पास। ये रिजर्व आरबीआई के पास रखना पड़ता है और ये जो रिजर्व है लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में अपने पास रखना पड़ता है। जैसे इशिका सिंपल सा एग्जांपल है, तुम्हारे पास 2 लाख है, 2 लाख में से 10% की तुमने क्या किया, 10% तुमने रिजर्व रखा हुआ है आरबीआई के पास। सॉरी बच्चों, एक कॉल आ रहा था बार बार, मतलब मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ बट स्टिल वो बार बार कॉल कर रहा है, पता नहीं कौन है। अच्छा सुनो, हाँ इशिका मैं तुम्हें बता रही थी कि तुमने उस 2 लाख रुपए में से 2 लाख में से मान लो 20,000 रिजर्व रखना है कैश की फॉर्म में और 15,000 तुमने लिक्विड एसेट्स लेने हैं। लिक्विड एसेट्स मतलब तुम कोई भी सिक्योरिटीज ले सकती हो, तुम गोल्ड रिजर्व ले सकती हो, या फिर तुम्हारा करंट किसी और के करंट अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। मैम लिक्विड एसेट्स जो हैं वो अपने पास रखने हैं? नहीं, हाँ वो अपने पास रखने हैं। ओके, और रिजर्व्स तो आरबीआई के साथ ही हैं। हाँ, रिजर्व आरबीआई के पास। मैम ये वाले पॉइंट समझाना, लिक्विड एसेट्स के अंदर थर्ड वाला, लास्ट वाला जो। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यस मैम, एक वो सेकंड वाला भी। हाँ बेटा देखो, अभी तुम्हें करंट अकाउंट पता है ना इशिका क्या होता है? यस मैम। हाँ, तो एक कमर्शियल बैंक का अगर किसी दूसरे कमर्शियल बैंक के पास करंट अकाउंट बैलेंस भी है ना, तो उसे भी हम लोग लिक्विड एसेट ही मानते हैं। मतलब वो कैश उसके पास नहीं है लेकिन वो किसी और बैंक के पास। ओके, तो मतलब एक कमर्शियल बैंक का करंट अकाउंट दूसरे कमर्शियल बैंक में है। हाँ, तो हाँ, उससे ऐसा होता है वैसे। हाँ पॉसिबल होता है, बिकॉज जब अभी कमर्शियल बैंक को भी अपनी ट्रांजेक्शंस करनी होती हैं जहाँ हो, तो इसीलिए दे यूज टू हैव करंट अकाउंट विथ ईच अदर। हर किसी का किसी न किसी अकाउंट के साथ करंट अकाउंट होता है कमर्शियल बैंक्स में, राइट? यस मैम। और गवर्नमेंट अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव सिक्योरिटीज है, जो कि ऑथराइज्ड है, जो कि लीगल सिक्योरिटीज है, राइट? और कुछ अदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की सिक्योरिटीज है जिन्हें गवर्नमेंट के अंडर कैटेगरी में माना जाता है। अगर कमर्शियल बैंक उन्हें भी परचेज करते हैं एज अ लिक्विड एसेट तो वो भी उनके एसएलआर में इंक्लूड हो जाता है। क्लियर है बच्चों पॉइंट? यस मैम। तो ये 2 रिजर्व्स हर कमर्शियल बैंक को रख के चलने पड़ते हैं। तो ये था तुम्हारा क्वांटिटेटिव रिजर्व, राइट? क्वांटिटेटिव रिजर्व खत्म हो गया तुम्हारे। अब करते हैं क्वालिटेटिव रिजर्व। कुछ पांचों में से कोई पॉइंट रिपीट तो नहीं करना बच्चों? बैंक रेट किया, रेपो रेट किया, रिवर्स रेपो रेट किया, देन वी हैव डन ओएमओ एंड द लास्ट इज बेरिंग एलआरआर। कुछ रिपीट करना है बच्चों? किसी को कोई पॉइंट क्लियर ना हो बोलो जल्दी। सबको क्लियर है? यस मैम। मैम ओपन मार्केट ऑपरेशंस एक बार रिपीट करना।
हाँ साथी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में होता क्या है, सेल एंड परचेज, किसका, सिक्योरिटीज का, किसकी सिक्योरिटीज का, गवर्नमेंट की, करता कौन है, आरबीआई। बस ये तुम्हारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सेल और परचेज सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। सो इन ऑपरेशंस को हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कि आरबीआई को गवर्नमेंट ने एक ऑथराइजेशन दी हुई है, एक लिबर्टी दी हुई है कि मेरे बिहाफ पे आप मेरी सिक्योरिटीज को सेल और परचेज कर सकते हो। समझ आया सर जी? यस मैम। Next we have qualitative measures. Second measure थी ना qualitative, क्वालिटेटिव मेजर्स है आपके पास, imposing margin requirement, सेकंड है बच्चों moral suasion, third is selective credit control। रीड करो इन्हें। मैम रिपीट करना तीनों। हाँ बेटा, imposing margin requirement, second is moral suasion, third is selective credit control। मार्किंग बहुत डल हो गई अभी ना, है ना? पढ़ लिया बच्चों? यस मैम। ओके, सबसे पहले है imposing margin requirement। imposing margin requirement बच्चों एक सिंपल सा प्रोसेस है, ध्यान से सुनना। ये होता क्या है imposing margin requirement? मार्जिन का मतलब होता है डिफरेंस। अब ये डिफरेंस किस चीज का है? मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अमाउंट ऑफ लोन अप्रूव्ड। देखो डिफरेंस किसका है? मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अमाउंट ऑफ लोन अप्रूव्ड। एक सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों, तुम सबने एचडीएफसी बैंक सुना हुआ है ना? एचडीएफसी बैंक क्या करता है? गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक का काम क्या है? गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है। मान लो इशिका ने एचडीएफसी बैंक से गोल्ड लोन लिया। अब जो इशिका गोल्ड लेके गई ना, उस गोल्ड की मार्केट वैल्यू थी 2 लाख। लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं? वो कहते हैं जितने का आपको गोल्ड है, जितनी उसकी मार्केट वैल्यू है, हम पूरा अमाउंट आपको लोन नहीं दे सकते। वो क्या करेंगे? जो एक्चुअल लोन अमाउंट है वो कुछ कम होगा, कि वो डिफरेंस को लेके चलते हैं
कि अगर आप लोन नहीं उतार पाते या फिर कई बार गोल्ड के रेट बढ़ कम जाते हैं, फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो हम लोगों को लॉस नहीं होना चाहिए। हम उसे कवर कैसे करेंगे? आपका गोल्ड बेच के। तो यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट ऑफ लोन मान लो वो है 1,80,000, तो 20,000 का इशिका को लोन नहीं मिला। ये 20,000 का जो डिफरेंस है इसे हम लोग बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। बोलो बच्चों, समझ आया? बोलो। मैम एक बार रिपीट मैम एक बार रिपीट। हाँ, एक बार रिपीट करते हैं। पहले एग्जांपल समझना, डेफिनेशन बाद में समझना। मार्जिन रिक्वायरमेंट इम्पोज करना मतलब कोई किसी पे थोपता है ना, किसी पे इम्पोज की जा रही है। अब ये इम्पोजिशन होता है किसकी तरफ से? आरबीआई करती है इस पे, कमर्शियल बैंक्स पे। कौन करता है ये? आरबीआई ऑन ऑल कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई ने ये मार्जिन डिसाइड किया हुआ है, ये डिफरेंस डिसाइड किया हुआ है कि अगर एचडीएफसी वाला लोन प्रोवाइड कर रहा है, गोल्ड लोन प्रोवाइड कर रहा है, इशिका गोल्ड लोन लेके गई, गोल्ड लेके गई, इशिका को पैसों की जरूरत है और वो आरबीआई के पास गई कि भाई ये मेरी सिक्योरिटी है, ये मेरा गोल्ड है 2 लाख रुपए का, आप ये गोल्ड ले लो और मुझे पैसे दे दो। अब इशिका ये नहीं कह सकती कि अगर उसने 2 लाख रुपए का गोल्ड दिया है तो बैंक वाले उसे 2 लाख रुपया ही लोन देंगे, ये नहीं होता। बैंक वाले कुछ अमाउंट कम पे लोन देते हैं, क्योंकि बैंक वालों को भी पता है ऐसा क्यों होता है कि अगर मान लो इन फ्यूचर इशिका पैसे ना दे पाई या बैंक करप्ट हो गई या किसी भी तरह से इशिका की कोई भी करप्शन होगी कि वो इंटरेस्ट नहीं पे कर रही या कुछ भी है, तो इन दैट केस बैंक वाले इशिका का गोल्ड बेच सकते हैं। लेकिन गोल्ड बेचने पे भी गोल्ड रेट में फ्लक्चुएशंस होती है, तो वो फ्लक्चुएशंस का अमाउंट वो अपने पास रखते हैं ताकि बैंक को लॉस नहीं होना चाहिए। तो जो आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस है उसके अकॉर्डिंग 2 लाख का गोल्ड था, तो इशिका को एचडीएफसी वाले कहते हैं मैम हम आपको 1,80,000 से ऊपर पैसा नहीं दे सकते, अगर आप लेना चाहते हो तो आपका प्रोसीजर स्टार्ट करें, आपका गोल्ड रखें, अदरवाइज हम लोग आपको इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो 2 लाख के गोल्ड पे मिला कितना? 1,80,000। 20,000 का इशिका को लॉस हो गया। ये 20,000 का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है 20,000 का, इसे हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। So margin requirement is what? It is the difference between the market value of the security offered by the borrower and amount of loan approved by the banks. So ये difference जो है it is called as margin requirement. अब समझ आया कि दोबारा बताऊं? बोलो बच्चों। आगे समझ मैम। बड़ी ठंडी सी आवाज में बोल रही है, आ गया समझ? नहीं आया मुझसे? दोबारा बताऊं? नो मैम आ गया समझ। सबको आ गया? रिया, यस मैम। सार्थक, क्लियर है बेटा? यस मैम। बाकी सब मेरे और प्यारे प्यारे बच्चे, सबका नाम मैं नहीं ले सकती, सबको क्लियर है? यस ओके, ठीक है। तो ये बेसिक मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो आरबीआई क्या करती है, ये आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कभी भी आपको 2 लाख की सिक्योरिटी गोल्ड पे 2 लाख का लोन कभी नहीं मिलेगा। हाँ, ये डिफरेंस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। कभी मान लो 2 लाख पे सिर्फ आपको 1.5 लाख मिल रहा है, वो आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस होती है, या कभी 2 लाख पे आपको 1,90,000 भी मिल सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आरबीआई ने मार्जिन रिक्वायरमेंट रखा क्या होता है। ओके, नेक्स्ट था बच्चों मॉरल सुएजन। मॉरल सुएजन क्या होता है?
It is the combination of pressure and persuasion by the RBI, all commercial banks to make them flow in a कौन है ये? दर्शप्रीत यूनिफॉर्म लाइन। बच्चों एक बार डेफिनेशन रीड करना। पढ़ लिया? Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम ये जो इसमें जो ये मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, इसमें जो डिवीजन हुआ है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में, हाँ तो जैसे कि जैसे क्वांटिटेटिव मेजर इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें जैसे कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रही हैं बैंक्स के बीच में, इन बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओएमओ और एलआरआर वाला। तो मैम ये क्वालिटेटिव में जैसे इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये वाला, मैम ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये क्वालिटेटिव में आएगा या क्वांटिटेटिव में आएगा, तो इसके रीजन। ये जो है ना, देखो क्वांटिटेटिव में डिसाइडेड है कि ये 5 चीजें आती हैं और जो बची हुई 3 है ना वो क्वालिटेटिव में ही जाती है, ये फिक्स्ड है। बेसिकली जो क्वालिटेटिव मेजर होता है ना वो क्या करता है, सिर्फ हमें एक एलोकेशन बताता है क्रेडिट यूजर्स को कि किस तरह से उन्होंने एलोकेट करना है क्रेडिट को। लेकिन जो क्वांटिटेटिव है वो बेसिकली ये बताता है कि कितना अमाउंट मनी सप्लाई जो है वो सर्कुलेट करना चाहिए इकोनॉमी में। तो ये तो फिक्स है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। क्वालिटेटिव 3 ही है, एक मार्जिन रिक्वायरमेंट है, एक मॉरल सुएजन है और एक तुम्हारा क्रेडिट कंट्रोल है, दैट्स इट। बाकी जो बचे वो सारे के सारे तुम्हारे क्वांटिटेटिव है। मैम वो ना कई बुक्स में ना अलग अलग लिखा हुआ है इसलिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अपने यही 5-8 पॉइंट्स याद रखो। मैम मतलब कि जो क्वालिटेटिव है वो डायरेक्शन बताएगा ना तुम्हें। बेसिकली एलोकेशन बताता है कि जितने भी क्रेडिट यूजर्स हैं कितने हमारे पास ऑल्टरनेट्स हैं, वो एलोकेट करता है उनको और कुछ नहीं करता। ठीक है, क्वालिटेटिव जो है ना वो कोई अमाउंट नहीं डिसाइड करता, वो बस एक प्रेशर डाल रहा है कि तुमने ये काम करना है। जैसे तुम ये सोचो कि जो क्वालिटेटिव है ना वो बस एक कमांड देता है कि ये काम होना चाहिए और ये काम नहीं होना चाहिए। क्वांटिटेटिव में वो एक अमाउंट दे रहा है कि इस अमाउंट के अकॉर्डिंग ये काम होना चाहिए। समझ आया? यस मैम। तो देखो मोरल सुएजन क्या है बच्चों? मोरल सुएजन कॉम्बिनेशन है प्रेशर का और पर्सुएजन का। बेसिकली होता क्या है, सेंट्रल बैंक ने कुछ पॉलिसीज बनाई हुई हैं जिसकी एप्लीकेबिलिटी हर कमर्शियल बैंक के ऊपर है। और सेंट्रल बैंक कहता है कि अगर कोई भी कमर्शियल बैंक मेरी बात नहीं सुनता या नहीं मानता या मेरी पॉलिसी के अगेंस्ट काम करेगा तो सेंट्रल बैंक को पूरा राइट है उस कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट वो कोई भी लीगल एक्शन ले सकता है। समझ आया बच्चों? ये काम वो क्यों करते हैं? ताकि सारे कमर्शियल बैंक एक यूनिफॉर्मिटी को फॉलो करें, एक लाइन ऑफ फ्लो होना चाहिए कि वो पॉलिसीज सब आरबीआई की फॉलो करते हैं। कोई अपनी अपनी, ना कोई प्राइवेट बैंक की अलग है ना कोई तुम्हारा पब्लिक बैंक की अलग है। प्राइवेट और पब्लिक दोनों बैंक आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। सो दिस इज मोरल सुएजन कि जहां पे वो एक प्रेशर भी डालता है और उनको पर्सुएट भी करता है कि तुमने मेरे अकॉर्डिंग, मेरी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही काम करना है। सो अभी क्लियर है व्हाट इज मोरल सुएजन?
जैसे मैं तुम लोगों को कहती हूँ, मान लो तुम लोग क्या हो सारे मेरे कमर्शियल बैंक हो, मैं सेंट्रल बैंक हूँ। अब मेरी कुछ इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कुछ डिसिप्लिन है कि मेरा टेस्ट टाइम पे होना चाहिए, मेरा होमवर्क टाइम पे होना चाहिए, और अगर कोई बच्चा ऐसा काम नहीं करता तो मैं उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे को राइट है। तो तुम सारे एक यूनिफॉर्मिटी में चलो कि हम अगर क्लास में एक चैप्टर कर रहे हैं तो वही चैप्टर चलेगा क्लास में। ऐसा नहीं एक बच्चा कह रहा है मेरा ये आ रहा है, एक बच्चा कह रहा है मेरा ये आ रहा है, नहीं, तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, मैं तुम लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगी। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस विद आरबीआई एंड द कमर्शियल बैंक। तो जितनी आरबीआई की पॉलिसीज है, उन पॉलिसीज की यूनिफॉर्मिटी लेके आने के लिए आरबीआई हर कमर्शियल बैंक के ऊपर प्रेशर भी डालता है, उन्हें पर्सुएड भी करता है कि तुम्हें मेरी पॉलिसीज को मानना पड़ेगा, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट में कोई भी लीगल एक्शन ले सकता हो। और ये सब कुछ आरबीआई स्पीचेस के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, नोटिफिकेशंस के थ्रू करता है। क्लियर है बच्चों व्हाट इज मॉरल सुएशन? Yes, ma'am. Yes, clear to all of you? नहीं बोल रहे मतलब क्लियर होगा ना? लास्ट है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, लास्ट फंक्शन है इसका। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ये दो फॉर्म में होता है, एक होता है पॉजिटिव मैनर में और एक होता है नेगेटिव मैनर। ठीक है बच्चों, ये समझा देती हूँ होता क्या है। जो आरबीआई ना, आरबीआई के पास, कमर्शियल बैंक के पास सारे कंज्यूमर्स का अकाउंट है, उन सबकी ट्रांजैक्शंस की नॉलेज आरबीआई के पास है। आरबीआई देखती है कि मान लो 40 सेक्टर है जहां हमारा इंस्टीट्यूट है, 40 सेक्टर के लोगों में वो लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं ज्यादा, उनके खर्चे ज्यादा नहीं हो रहे हैं, मतलब उनकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन ज्यादा नहीं हो रही है। तो आरबीआई क्या कहती है, इन सेक्टर्स को लोन ऑफर करो ताकि इनकी थोड़ी सी इनकम बढ़े और ये लोग बाकी के खर्चे करें, मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर पैसा आना चालू हो। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक वालों को इंस्ट्रक्शंस देती है कि 40 सेक्टर के लोगों में तुमने लोन ऑफर करना है ज्यादा से ज्यादा कम रेट पे, ताकि वो लोग अपने खर्चे बढ़ाएं, उनकी डिमांड बढ़नी चाहिए। यहां तक समझ आ गया बच्चों? मैम रिपीट करना। देखो इशिका, मैंने एग्जांपल लिया था कि सेक्टर 40 में ये बेसिकली सेक्टर वाइज नहीं होता, बड़े बड़े लेवल्स पे होता है, लेकिन मैं तुम्हें समझा रही हूँ सेक्टर्स के अकॉर्डिंग। कि मान लो सेक्टर 40 में लोगों की डिमांड कम है, डिमांड इज लेस, क्योंकि आरबीआई के पास सबके अकाउंट्स है, तो उसे लगता है कि भाई ये जो कंज्यूमर है सेक्टर 40 वाले, इनके तो कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही है, मतलब ये खर्चा नहीं कर रहे, तो उनकी खर्चा ना करना मतलब वो डिमांड नहीं कर रहे मार्केट में। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि शायद इनके पास पैसे नहीं है। तो आरबीआई क्या करती है, इन्हें लोन ऑफर करती है। कमर्शियल बैंक को आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दिया कि यहाँ पे लोन ऑफर करो, लोन ऑफर करो कम से कम रेट पे, ताकि ये लोग लोन ले और अपनी डिमांड को बढ़ाए, डिमांड को क्या करे, इंक्रीज करे। समझ आया बेटा? यस मैम। अब ये तो हुआ पॉजिटिव मैनर। ये क्या था? पॉजिटिव मैनर, जहां पे आरबीआई लोन प्रोवाइड कर रही है, कमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि लोन प्रोवाइड करो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा, तो प्रायोरिटी बेसिस पे कुछ पर्टिकुलर एरिया में हम लोग लोन ऑफर कर रहे हैं। अब मान लो सेक्टर 21 आया, आरबीआई ने देखा कि यहाँ पे सेक्टर 21 के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इन लोगों के खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो आरबीआई ने इंस्ट्रक्शंस दी कि यहाँ पे लोन ऑफर कम कर दो, लोन ऑफर क्या कर दो, कम
कर दो। तो इससे क्या हुआ, आरबीआई ने दो सेक्टर्स के बीच में बैलेंस मेंटेन कर दिया। जहां डिमांड कम थी उसे लोन दे के बढ़ाया, और जहां डिमांड ज्यादा थी उसे लोन ऑफर कम करा के उसको डिमांड को क्या किया, सेटल किया। तो ये जो बैलेंस है, सेलेक्टिव मतलब अब उसने खुद एरिया सेलेक्ट किया, क्रेडिट मतलब पैसा, कंट्रोल तुम देख रहे हो कैसे कंट्रोल किया, वहां प्रोवाइड किया, जहां ज्यादा था वहां से खींच लिया। तो ये प्रोसेस जो है पॉजिटिव मैनर में ये हो गया जहां प्रोवाइड किया, नेगेटिव मैनर में वो हो गया जहां से लोन ऑफर कम कर दिया। इस तरह से आरबीआई जो है इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करता है। अब बताओ किस किस को समझ नहीं आया। बोलो क्लियर है। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब, सिलेक्टिव मतलब वो खुद सेलेक्ट करता है प्रायोरिटी सेक्टर्स को, जहां पे कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स जहां पे लोन ऑफर करो, इन लोगों की डिमांड को बढ़ाओ, और कुछ सेक्टर्स में जहां से लगता है डिमांड बहुत ज्यादा है वहां से लोन ले लो, मतलब ऑफर्स वापस खींच लो, वहां पे ज्यादा लोन प्रोवाइड मत करो ताकि इन लोगों की डिमांड थोड़ी सी कम हो। सो इन दिस वे आरबीआई दो सेक्टर्स के बीच में बैलेंस मेंटेन करता है। Clear to everyone? Yes, ma'am. Yes. किसी ने यस रिपीट मैम। तो नहीं कराना? क्वालिटेटिव मेजर्स ओवर हो गए, कोई पॉइंट रिपीट करना है बच्चों? हाँ मैम, साथ आरबीआई है, आयशिका बोलो बेटा। कमांड करता है ना कमर्शियल बैंक्स को कि इन हाँ, सेक्टर बिल्कुल। में लोन ऑफर करना है, क्वालिटेटिव मेजर है कि वो कुछ करता नहीं है, सिर्फ एक उसने प्रेशर किया हुआ इन लोगों के ऊपर। यस। हाँ मूल्य कुछ कहना था बेटा? No, ma'am. ओके, और किसी ने कुछ पूछना है बच्चों? सार्थक क्लियर है? यस मैम। Okay. Anyone having doubt in all these quantitative or qualitative measures? Very important topic. नहीं है? No, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका एक छोटा सा टॉपिक रह गया, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन डिस्कस करना है इसी में ही, और उसके बाद बस इस चैप्टर की हम लोग वो करेंगे वर्कशीट सॉल्व, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम ठीक जो है इसमें सेकंड वाला पॉइंट है, हाँ बोलो, वो मोरल सुएजन। यस मैम, उसमें जो वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर्स वगैरह है, वो मैम एग्जांपल देना उसका कोई। उसमें एग्जाम्पल यही है, देखो इशिका, देखो इशिका, इसका एक एग्जाम्पल है, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना, उस टाइम पे आरबीआई ने मान लो इंस्ट्रक्ट किया था हर कमर्शियल बैंक को कि आपने 4,000 रुपए से ज्यादा एक्सचेंज नहीं करने पुराने, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज प्रोसेस था ये 4,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक पर्सन को 4,000 से ज्यादा तुम करेंसी एक्सचेंज नहीं करके दोगे। कुछ कमर्शियल बैंक ने मान लो बीच में गड़बड़ की, हर एक में होता है कोई ना कोई करने वाला, उसने अपने किसी रिलेटिव को या फिर किसी फ्रेंड को 10,000 की करेंसी एक्सचेंज करके दे दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आरबीआई की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा। जहां आरबीआई ने एक लिमिट डिसाइड की कि 4,000 होनी चाहिए, वो 10,000 तक नोट एक्सचेंज करके दे रहा है। तो अगर ये आरबीआई की नॉलेज में आ जाता है तो वो क्या कर सकता है, इस कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन ले सकता है। समझ आया बेटा? यस मैम, मतलब कि आरबीआई अगर कुछ पॉलिसी या फिर कमांड दे रहा है तो वो सारे कमर्शियल बैंक्स पे अप्लाई होना चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई भी अब मैं तुम्हें कह दूं कि भाई मैंने सारे बच्चों का टेस्ट रखा है, या फिर तुम में से कोई एक उठ के कह दे हम टेस्ट नहीं देंगे जो मर्जी हो जाए, कैसे नहीं देगा भाई, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी, ऐसे कैसे टेस्ट नहीं देगा, है ना। तो सेम वे आरबीआई करती है कि तुम मेरी इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट काम कैसे कर सकते हो, राइट। ओके मैम, कि मतलब यूनिफॉर्मिटी बनी रहे ना सारे कमर्शियल एग्जैक्टली, बैंक्स। यूनिफॉर्मिटी के लिए पॉलिसीज यूनिफॉर्मली हर बैंक में फॉलो की जाए, दैट इज व्हाई आरबीआई जो है ये काम करती है। यस मैम। एनी अदर डाउट बच्चों?
चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों। थैंक यू मैम। Thank you.